हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5। और अगर आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज नहीं देखी हैं तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के रूप में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक नई विधि को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। तो इस विधि को हम यहाँ पर दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है रटकर और दूसरा तरीका है कॉन्सेप्ट को सीखकर। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो समीकरण हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हैं, इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं और इसको सेकंड मान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी अचर पद है उसको बाईं ओर ही लाना होगा, यानी x, y और अचर पद तीनों बाईं ओर ही होने चाहिए। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर लिखना है x और इसके बटे में ऐसे बना लेना है, फिर बराबर लगाकर यहां पर लिखना है y और इसके बटे में ऐसे बना लेना है, और फिर यहां पर लिखना है 1 और इसके बटे में ऐसे बना लेना है। ठीक है। अब देखिए, जो भी चर आपने यहां पर लिखा है उस चर को आप मत देखिए, यानी इसको आपको नहीं देखना है, इसको छिपा लेना है। और इसको छिपाने के बाद ऐसे गुणा करनी है, ऐसे। ठीक है, ऐसे गुणा करेंगे और इसकी ऐसे गुणा करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, जाकर हमारे पास बनेगा b1c2 माइनस b2c1। क्लियर। अब हमने जब y को छिपाया है तो y को नहीं देखना है, उसके आगे बढ़ना है, उसके आगे बढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, इसके आगे बढ़े तो c1 की गुणा होगी इधर से, तो यहां पर तो कोई चर है नहीं, तो इसका मतलब है a2 से गुणा हो जाएगी। किससे गुणा हो जाएगी? a2 से। ठीक है ना। तो क्या बनेगा जाकर हमारे पास c1 a2 माइनस c2 की गुणा होगी इधर से, तो यहां पर तो कोई चर है नहीं, तो इसकी a1 से गुणा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? माइनस c2 a1। क्लियर है। अब हमने 1 लिखा हुआ है, यानी अचर पद का नंबर है, तो हम इसको छिपा लेंगे। किसको छिपा लेंगे? अचर पद को छिपा लेंगे। तो देखिए, जब अचर पद को छिपा लेंगे तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा? हमको ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहां से गुणा करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1। यहां पर क्या लिखेंगे? a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारे पास यहां पर फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब यहाँ पर या तो आप इसको रट लीजिए, या तो मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि कैसे कैसे आपको वैल्यू लेनी है, या तो आप वो कर लीजिए या तो इसको रट लीजिए। तो इस तरीके से हम किसी भी समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं वो भी समझ लीजिए। एक बार हम x चर की अचर पद से तुलना करते हैं और एक बार y की अचर पद से तुलना करते हैं, और तुलना करने के बाद हम x और y का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, और हम लोगों ने जो सीखा था कि कैसे कैसे रेखाएं होती हैं, तो हम लोगों ने 3 प्रकार की रेखाएं पढ़ी हुई हैं। अद्वितीय हल, ठीक है। देखिए पहला पार्ट है अद्वितीय हल। इसके लिए क्या प्रतिबंध हमारे पास है? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। फिर हम लोगों ने दूसरा पढ़ा है समांतर रेखाएं, यानी कोई हल नहीं।
कोई हल नहीं। तो इसके लिए क्या बनेगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तीसरा, समपाती। समपाती अर्थात अनंत हल। अनंत हल। तो अनंत हल के लिए क्या था प्रतिबंध, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो इन कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। तो चलिए चल देते हैं एक्सरसाइज पर। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में दो समीकरण दिए रखे हैं और पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, समझ गए। यानी पहले तो हमें पता करना है कि दोनों समीकरण किस रूप के हैं। तो पहला लिखते हैं यहाँ पर x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0, समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ पर सबसे पहले हम गुणांक निकाल लेंगे। तो पहले समीकरण में a1 का मान 1 है, b1 का मान -3 है, c1 का मान -3 है, a2 का मान 3 है, b2 का मान -9 है और c2 का मान -2 है। अब आपको मालूम तो होगा ही कि a1, b1, c1, a2, b2, c2 कहाँ से आते हैं। ठीक है ना, अगर आपने सारे वीडियो देखे तो आपको कंफर्म होगा। चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं क्या, a1 बटे a2, a1 बटे a2। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 बटे 3, a1 का मान 1 और a2 का मान 3। फिर b1 बटे b2 -3 बटे -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, तो ये बन गया 1 बटे 3। c1 बटे c2 बराबर -3 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया 3 बटे 2। अब यहाँ पर आप देखिए आपको क्या दिखेगा, लिखेंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, अतः रेखाएं समांतर होंगी अर्थात कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से पहले पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। फटाफट से इसको साफ कर देते हैं और फिर चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो देखिए सेकंड पार्ट में समीकरण क्या दे रखे हैं हमको, 2x प्लस वाई, इस 5 को हम उधर भेज देंगे तो बन जाएगा -5 बराबर 0, 3x प्लस 2y -8 बराबर 0,
इस 8 को उधर भेज देंगे तो -8 बन जाएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, गुणांक को लिख लेंगे। a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -8। अब यहाँ पर a1 बटे a2 निकालेंगे तो a1 का मान 2, a2 का मान 3, b1 बटे b2 निकाल लेंगे तो 1 बटे 2 और c1 बटे c2 निकाल लेंगे तो -5 बटे -8, माइनस से माइनस कट गया और तो कुछ सरल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे क्या कि चूंकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अर्थात या अतः अद्वितीय हल है। हल कैसा है? अद्वितीय है, यानी एक यूनिक हल हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है। ठीक है। अब प्रश्न में साफ साफ कह रहा था कि अगर अद्वितीय हल हो तो उसका हल भी ज्ञात करना है, वो भी किससे? वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो हमने आपको बताया था कि या तो वो फॉर्मूला याद कर लीजिए, या तो जो हमने आपको फंडा सिखाया वो फंडा अपना लीजिए। तो देखिए वो फंडा क्या है, यहाँ पर फंडे से हम बताएंगे, और रटने वाला तो आप रट ही लेंगे। देखिए फंडा ये है कि सबसे पहले हम x लिख लेते हैं, लिख लिया, फिर हम y लिख लेते हैं, वो भी हमने लिख लिया, फिर हम 1 लिख लेते हैं, वो भी हमने लिख लिया। जब x लिखते हैं तो x के गुणांक को छिपा लेते हैं, यहाँ पर y के गुणांकों की गुणा करते हैं। तो y का गुणांक देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, 1 की -8 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? -8 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -8, और फिर इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 पंचे 10, माइनस का 10, और माइनस सूत्र का होता है तो -10। क्लियर। अब आ जाते हैं y को छिपाते हैं। तो फिर किसके, जब y को छुपाएंगे यानी b वाले गुणांक को छिपा लेंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे आगे से, तो आगे कुछ होता नहीं है तो इसको हम पहुंचा देते हैं यहाँ पर। तो 5 तिया 15, माइनस का 15, फिर लगाएंगे सूत्र का माइनस, और इस -8 की इधर गुणा करेंगे तो इधर कुछ है नहीं तो हम आगे आ जाएंगे, यानी 2 से। तो -8 की -2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, -16। अब देखिए जब हमने यहाँ पर 1 लिख लिया है तो इसके बटे में c को छिपा लेंगे। जब इन दोनों को हम छिपा लेंगे तो इसके आगे तो कोई पद है नहीं, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। तो इसकी इधर गुणा करेंगे और इसकी इधर गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, -3 एकम 3, ये माइनस बीच में हमारे पास सूत्र का होता है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हल कर लेते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x बटे -8 + 10 बराबर y बटे -15 + 16 बराबर 1 बटे 1। फिर हो जाएगा x बटे -8 + 10 तो +2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमने आपको बताया था कि एक बार इसकी अचर पद से तुलना करेंगे और एक बार इसकी अचर पद से तुलना करेंगे। तो देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, ये 2 उधर चला जाएगा, तो x बराबर 2 एकम 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
2 आ जाएगी। अब हम y की तुलना करेंगे तो y बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1, अर्थात y का मान हमारा कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चल देते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, उससे पहले इसको हम लोग साफ कर देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में, हमको समीकरण दे रखे हैं 3x माइनस 5y माइनस का 20 बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट, इस 20 को हम उधर लिए गए हैं। 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। समीकरण नंबर सेकंड, और इस समीकरण में भी हमने 40 को उधर भेज दिया है। अब यहाँ पर हम गुणांकों को लिख लेंगे। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में a1 का मान कितना है 3, b1 का मान -5 और c1 का मान -20, a2 का मान 6, b2 का मान -10 और c2 का मान -40। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अनुपात को चेक कर लेते हैं a1 बटे a2। तो a1 बटे a2 हम देखने जा रहे हैं। तो a1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, a2 की वैल्यू 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटे 2 बन जाएगा। फिर लिखेंगे b1 बटे b2। तो b1 का मान -5, b2 का मान -10, माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर से 1 बटे 2। और फिर लिखेंगे c1 बटे c2, ऊपर बढ़ा लेते हैं ताकि कुछ कटे ना। c1 बटे c2 बराबर माइनस का 20 बटे माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया, 20 एकम 20, 20 दूना 40, तो यहाँ पर बन गया 1 बटे 2। तो हर जगह अनुपात हमारा 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2 आ रहा है, यानी तीनों बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अतः रेखाएं समपाती हैं, अर्थात अनंत हल है। अनंत हल है। तो जब अनंत हल है तो हमें यहाँ पर वज्र गुणन विधि नहीं लगानी है, क्योंकि वज्र गुणन विधि हम तभी लगाएंगे जब हमको अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो चल देते हैं, इसको साफ कर देते हैं और चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए चौथे पार्ट पर चल देते हैं। यहाँ पर हमने अनुपात को लिखा रहने दिया है। चौथे पार्ट में x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अनुपातों को यहाँ पर देख लेते हैं, यानी गुणांकों को। x का गुणांक कितना है a1, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3,
C1 की वैल्यू -7, A2 का मान 3, B2 का मान -3 और C2 का मान -15। अब देखिए यहाँ पर A1 बटे A2 दे रखा है, यानी 1/3, B1 बटे B2 दे रखा तो -3 बटे -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, C1 बटे C2 -7 बटे -15, माइनस से माइनस कट गया, 7/15 हमारा ऐसा ही रहेगा और ये हमारा हो गया 1/1। अब देखिए अनुपातों को हम चेक कर लेते हैं क्या बराबर हैं। तो हमें दिख रहा है कि चूंकि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अब जब ये बराबर ही नहीं है, इसलिए अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो वज्र गुणन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वज्र गुणन विधि। तो उसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि करना क्या है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें सारे गुणांकों को लिख लेना। तो सबसे पहले हम x लिख लेंगे, y लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए, जब हम x लिख लेते हैं तो x को छिपा लेते हैं, ठीक है, और ऐसे गुणा करेंगे इस तरीके से। तो अब चाहे यहाँ से गुणा कर लें और चाहे यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ यहाँ गुणा कर लें। तो नीचे गुणांकों में आ जाते हैं। देखिए पहले ऐसे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 पचे 45, 15 तियाँ 45, सॉरी 15 तियाँ 45, ठीक है। और सूत्र का माइनस लगा देंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 सत्ते 21। अब हम y को छिपा लेंगे, यानी इस पद को छिपा लेंगे और इसकी गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी इधर से गुणा करेंगे, यहाँ पर कुछ है नहीं तो हम आगे आ जाएंगे, तो 3 से गुणा कर लेंगे, यानी कि -7 की किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 7 तियाँ 21 माइनस का 21, सूत्र का माइनस लगा दिया और इसकी इधर गुणा कर देंगे। तो जब इधर गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 15 एकम 15, क्लियर। अचर पद है तो अचर पद हमारा ये है, इसको छिपा लेंगे। अब इसकी गुणा करते हैं तो ऐसे करेंगे, 1 तियाँ 3 माइनस का 3, सूत्र का माइनस और 3 तियाँ 9 माइनस का 9, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखिए ध्यान से, यह लिखेंगे x बटे 45 में से 21 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा, बराबर y बटे माइनस का 21 प्लस का 15 बराबर 1 बटे माइनस का 3 प्लस का 9। तो x बटे 24 बराबर 9 बटे माइनस 6, 1 बटे 6, क्लियर। -21 प्लस 15 -6, -3 प्लस 9 प्लस 6, तो यहाँ हो जाएगा। तो अब तुलना करेंगे, लिखेंगे x बटे 24 बराबर, अब इसकी तुलना किससे करेंगे? इससे करेंगे, 1 बटे 6। अब 24 को उधर भेज देंगे तो x बराबर 24 बटे 6, 6 चौक 24, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x का मान 4 हो जाएगा, x बराबर 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, y बटे -6 बराबर 1 बटे 6,
y बराबर -6/6, 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और माइनस आगे लगा हुआ है तो y का मान -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न में जो अद्वितीय हल है उसको प्राप्त भी कर लेते हैं। अतः x का मान 4 और y का मान -1। तो इस तरीके से हम पहले के सारे पार्ट लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। और यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी a और b के मान हमको बताना है और प्रश्न में कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या दे रखा है, 2x + 3y, 7 को इधर बुला ले आएंगे, -7 बराबर 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। समीकरण सेकंड लिख लेंगे, a - b × x + a + b × y। अब इन सभी पदों को उठाकर इधर ले आएंगे तो माइनस का लगाकर 3a + b - 2 बराबर 0। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया। देखिए ध्यान से, अगर इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर दें तो ब्रैकेट से पहले क्या लग रहा है, प्लस लगा हुआ है। इसको उठा के ले आएंगे तो ब्रैकेट के पहले माइनस हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, गुणांकों को निकाल लेना है। तो गुणांक देखिए कैसे, a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है और c1 का मान -7 है। a2 का मान a - b है, b2 का मान a + b है, c2 का मान -3a + b - 2 है। ठीक है, ये सारे पद हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, लिखना है, चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और जब अनेक हल होते हैं, जिसको हम लोग अनंत हल भी बोलते हैं, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब फटाफट से हमें वैल्यू पुट कर देना है। a1 का मान कितना है, 2, a2 का मान a - b, b1 का मान 3, b2 का मान a + b, c1 का मान -7 और c2 का मान -3a + b - 2। तो अब देखिए ध्यान से, एक बार हम इसकी इससे तुलना करेंगे और एक बार इसकी इससे तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस काट दीजिए। तो ऊपर ले चलते हैं इसको और फिर तुलना करना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से लिखेंगे तो 2/a - b बराबर 7/3a + b - 2। तो कैंची गुणा कर देंगे इसकी इधर और इसकी इधर। तो 2 ब्रैकेट में 3a + b - 2 और 7 ब्रैकेट में a - b। गुणा करते हैं, 2 × 3 = 6a, 2b - 4 बराबर 7a - 7b। इसको उठा के उधर ले जाएंगे
6a माइनस 7a प्लस का 2b प्लस का 7b, माइनस के 4 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस का a प्लस का 9b बराबर 4। समीकरण नंबर थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो हमारे ऊपर ही बन चुके हैं। अब हम इसकी तुलना करेंगे। देखिए, जरूरी नहीं कि हम इससे ही तुलना करें, हम इन दोनों की भी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। तथा 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, सॉरी 2 बटे a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा 3 बटे a प्लस बी। कैची गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस 2b डायरेक्ट कर रहे हैं बराबर 3a माइनस 3b। ठीक है, इधर ऊपर लगाने आते हैं। ऊपर देखिए, तो 2a में से 3a घटा लेंगे प्लस का 2b प्लस का 3b बराबर 0। तो 2a में से 3a चला जाएगा, माइनस का a प्लस का 5b बराबर 0। समीकरण नंबर 4। अब देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास माइनस a है थर्ड में, और फोर्थ में भी माइनस a है। सेम टू सेम है, चिन्ह भी समान है, तो दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। लिखेंगे समीकरण थर्ड माइनस फोर्थ। तो थर्ड में से फोर्थ घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का a प्लस का 9b बराबर 4, माइनस का a प्लस का 5b बराबर 0। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस a प्लस a कटेगा। अब देखिए, इसको हमने ऊपर ले लिया है ताकि जगह बन जाए। तो 9b में से 5b चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4b बराबर 4, b बराबर 4 बट्टे 4, 4 से 4 कटेगा तो b का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। अब b का मान यहाँ पर लिखते हैं, b का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर तो फोर्थ आपको दिख रहा होगा, ये समीकरण ऊपर है, क्या है, माइनस a प्लस 5b, b का मान 1 है बराबर 0। तो यहाँ जाएगा माइनस a प्लस 5 बराबर 0। तो माइनस a बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया तो a का मान आ गया 5। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अतः a का मान 5 और b का मान 1। ठीक है, चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए क्या दे रखा है, पहले बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन लगेगा। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समीकरण को लिख लेते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1 बराबर 0। समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए हम क्या करेंगे, गुणांकों को लिख लेंगे।
तो A1 का मान 3 है, B1 का मान 1 है और C1 का मान -1 है। A2 का मान 2k - 1 है, B2 का मान k - 1 है, C2 का मान -2k + 1 है। ये हमको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है और लिखेंगे चूंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ये कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध हमने लगा दिया है। इसको ऊपर ले चलते हैं और फिर इसको लगाते हैं। चलिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे। A1 का मान 3, A2 का मान 2k - 1, B1 का मान 1, B2 का मान k - 1 नॉट इक्वल टू C1 का मान -1 बटे -2k + 1। ठीक है। अब देखिए एक बार हम इन दोनों की तुलना कर लेते हैं और k का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो 3 बटे 2k - 1 बराबर 1 बटे k - 1। तो इसकी इधर गुणा करेंगे और इसकी इधर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3k - 3 डायरेक्ट गुणा करिए और यहाँ बन जाएगा 2k - 1। ठीक है, इधर लगा देते हैं ऊपर। तो 3k - 2k बराबर -1 + 3, तो k बराबर 2 आ जाएगा। तो भैया ये हमारा k का मान आ गया है। तो k का मान 2 हो सकता है और हम यहाँ पर ये भी बता देंगे, ये भी हम बताएंगे कि k का मान क्या नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। लिखेंगे तो 1 बटे k - 1 बराबर नॉट बराबर यानी नॉट इक्वल टू -1 बराबर -2k + 1। इधर भी कैंची गुणा करेंगे तो माइनस का 2k + 1 नॉट इक्वल टू माइनस का k + 1। ठीक है, -1 से गुणा करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। अब इस माइनस के 2k को इधर ले आएंगे तो माइनस का 2k प्लस का k। ठीक है, नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं 1 - 1। तो यहाँ बचेगा माइनस का k बराबर 0। तो k बराबर नहीं 0 यानी k का मान 0 नहीं हो सकता। k का मान 2 हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर हम इन दोनों की भी तुलना करा लेते हैं यहीं पर, इन दोनों की तुलना। तथा 3 बटे 2k - 1 बराबर नहीं -1 बटे -2k + 1। चलिए ऊपर बढ़ा लेते हैं, जगह बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 6k + 3 बराबर नहीं माइनस का 2k प्लस का 1। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 6k प्लस का 2k बराबर नहीं 1 - 3। तो माइनस का 4k बराबर नहीं माइनस का 2।
तो k बराबर नहीं -2 बटे -4, माइनस से माइनस कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो k का मान बराबर नहीं 1/2। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे। और प्रश्न में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगानी है और वज्र गुणन विधि लगानी है। तो प्रतिस्थापन विधि आप अपने आप लगाइए क्योंकि वो हम आपको बढ़िया तरीके से सिखा चुके हैं। वज्र गुणन विधि हम यहाँ पर आपको लगाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 8x + 5y - 9 = 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। और 3x + 2y - 4 = 0, ये है समीकरण नंबर सेकंड। और यहां पर लिखेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो उसके लिए अगर आपने सूत्र को रट रखा है तो आप गुणांक को लिखिए, फिर सूत्र लगाइए। और अगर आप कॉन्सेप्ट से लगाते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। जब x लिखते हैं तो x को छिपा लेते हैं, इसकी इधर गुणा कर देंगे तो 5 चक्कू 20, माइनस का 20, सूत्र का माइनस और 2 नेम और इसकी इधर गुणा करेंगे तो 2 नेम 18, माइनस का 18। फिर जब हमने y लिखा है तो y को छिपाएंगे, इसके आगे से चलेंगे तो -9 की इससे गुणा करेंगे, इधर तो कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे आगे पहुंच जाएंगे। तो -9 + 3 माइनस का 27 और इसकी इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 8 माइनस का 32 और सूत्र का माइनस बीच में लगा देंगे। फिर हम अचर पद के पास आएंगे तो इसको छिपा लेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे तो देखिए 8 दूनी 16, सूत्र का माइनस लगाएंगे और 3 पचे 15 और यहाँ पर 15 लिख देंगे। क्लियर। अब हमको इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है और x और y के मान निकाल लेने हैं। तो देखिए लिखेंगे x बटे माइनस का 20 प्लस का 18, y बटे माइनस का 27 प्लस का 32, 1/1। तो यहां बनेगा x बटे -2, y बटे 5 माइनस का 27 प्लस का 32 प्लस का 5 बचेगा बराबर 1/1। एक बार x की तुलना करेंगे तो x बटे -2 बराबर 1/1 यानी x बराबर -2। तो ये x का मान आ गया। और यहां पर y की तुलना करेंगे तो y बटे 5 बराबर 1/1, तो y बराबर 5 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा कर देते हैं पहले इसको। लिखा हुआ है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। यानी किसी भी विधि से आप ज्ञात कर सकते हो। चलिए जैसा हमको अच्छा लगेगा वैसा हम करेंगे। पहला पार्ट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है
कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए काफ़ी आसान है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग टैक्सी वाला लगा चुके हैं। तो मान लेंगे, माना नियत व्यय, ठीक है, वो हमने माना है यहां पर x रुपए, यानी जो नियत व्यय है जितना खर्च होना ही होना है उसके लिए हमने x रुपए माना है, तथा प्रत्येक दिन का व्यय बराबर y रुपए। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए कि जिसने 20 दिन भोजन किया है उससे 1000 रुपये पड़े हैं। तो सबसे पहले जब उसने एडमिशन लिया होगा तब उससे x रुपये जमा कर लिए गए होंगे और फिर 20 दिन के हिसाब से y रुपये ले लिए, जिसकी वजह से कुल उस पर 1000 रुपये पड़ गया। यानी समीकरण बनेगा x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड शर्त पढ़ते हैं, उसको देख लेते हैं। यहां लिखते हैं द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि जो दूसरा विद्यार्थी है जिसने 20 दिन भोजन किया है उससे 1180 रुपये लिए गए। यानी सबसे पहले जब उसने एडमिशन लिया तो उससे x रुपये ले लिए और फिर 26 दिन उसने भोजन किया जिसके हिसाब से y रुपये ले लिए, यानी टोटल रुपए कितने 1180 पड़ गए। तो x प्लस 26y बराबर 1180, समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखिए बहुत आसान है क्या कि यहाँ पर भी x का गुणांक प्लस का 1 है और यहाँ पर भी x का गुणांक प्लस का 1 है। तो अगर दोनों समीकरण को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। घटाने में चिन्ह बदल देते हैं तो माइनस माइनस और माइनस, ये x और ये x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 6y। पहले तो जगह बना लेते हैं, बढ़िया, ठीक, काफ़ी है। तो प्लस का 20y माइनस का 26y माइनस का 6y बराबर माइनस का 180 रुपये यहाँ बचेगा। तो y बराबर माइनस का 180 बटे माइनस का 6 को काट लेंगे तो 6 तियाँ 18, तो y का मान 30 आ जाएगा। y बराबर 30। अब देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और फर्स्ट हमारे पास है क्या जो आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, यही फर्स्ट है, तो यहाँ पर रखते हैं। तो x तो ऐसे रहेगा
20 गुणे y का मान 30 आ गया है बराबर 1000। तो x प्लस 600 बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस 600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एडमिशन लेते ही नियत किराया यानी अतः नियत व्यय बराबर 400। 400 रुपये तो खर्च होना ही होना है और प्रत्येक दिन का व्यय ये हमारा 30 है। ठीक है, तो अब हम लोग चल देते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हम कई बार लगा चुके हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y, और भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x/y। क्लियर? ये 3 स्टेप तो आपको रट कर ही रखने हैं। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में 1 घटाइए यानी x माइनस 1/y, तब वो क्या बन जाती है? 1/3 हो जाती है। तो कैंची गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 3x माइनस 3 बराबर y। तो इसको उठा के इधर ले आएंगे, 3x माइनस y बराबर 3। समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर? फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, और प्रश्न को एक बार हम दिखाकर उसको हटाते हैं। क्या कह रहा है? वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, हर में 8 जोड़ेंगे तब वो 1/4 हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, भिन्न हमारे पास x/y है, जब हर में हमने 8 जोड़ा तब वो 1/4 हो गई। इसकी इधर गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 4x बराबर y प्लस 8। y को इधर ले आएंगे, 4x माइनस y बराबर 8। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में, देखिए यहाँ पर माइनस y है, सेकंड में भी यहाँ माइनस y है। अब दोनों समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, अगर घटा लेंगे तो ये y कट जाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, तो 3x माइनस y बराबर 3, 4x माइनस y बराबर 8। और घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। माइनस वाई प्लस वाई कट गया, 3x में से 4x घट जाएंगे तो माइनस का x बचेगा और माइनस का 5 बचेगा। x माइनस से माइनस कटेगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। समझे? अब x का मान हम कहीं रख सकते हैं, समीकरण सेकंड में रख देते हैं। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर
तो चलिए सेकंड के लिए जगह बना लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड समीकरण है, यहाँ रखेंगे। तो 4 गुणे 5, देखिए यहाँ रख रहे हैं समीकरण को। देखिए 4x था तो x की जगह 5 माइनस वाई बराबर 8। तो माइनस वाई बराबर 8 माइनस 4 पंचे 20 माइनस वाई बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, सॉरी, तो y का मान कितना आ गया 12। अतः भिन्न बराबर x बटे y, यही तो हमारी भिन्न है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 3। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि माना सही उत्तरों की संख्या, तो जितने उसने सही उत्तर दिए हैं वो मान लिए x है। ठीक है, तथा गलत उत्तरों की संख्या वो हमने यहां पर मान लिया y है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए गए, 40 अंक मिले हैं। कब, जब सही उत्तर पर 3 अंक मिले। अगर उसके x सही हैं और प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो यानी उसको कितने नंबर मिल गए, 3x मिल गए। समझ गए। तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती करी गई यानी -1, यानी -1 गुणे y। और y कहां से आया, गलत उत्तरों की संख्या कि -1 से गुणा कर दी। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन गलत हुए होते तो 2 गुणे -1 होता, 5 किए होते तो 5 गुणे -1 होता, क्योंकि y है इसलिए y गुणे -1 हो गया, जिसकी वजह से कितने नंबर उसके आए, 40 आए। अब इस समीकरण को सही से लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चल देते हैं द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या होगा, ध्यान से देखिए। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही उत्तर x है और 4 अंक मिलते तो 4 गुणे x -2 गुणे y। ऐसी कंडीशन में उसको कितने नंबर मिल जाते, 50 नंबर मिल जाते। तो 4x माइनस का 2y बराबर 50। समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए इन दोनों समीकरण को हल करना है। तो समीकरण फर्स्ट की 2 से गुणा कर दें और घटा दें सेकंड को। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे कह दिया आपने, कुछ बताया भी नहीं, कर दिया। तो देखिए अब हम बहुत कुछ बता चुके हैं आपको, अब आपको ये देखकर समझ में आ जाना चाहिए। फिलहाल हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर y का गुणांक -1 है, यहाँ y का गुणांक -2 है। अगर हम 1 को 2 से गुणा कर दें तो यहाँ -2 बन जाएगा, और दोनों के चिन्ह सेम है तो हम घटा देंगे। समझ गए, इसलिए हमने ऐसा किया। तो चलिए गुणा करके घटा देते हैं। तो 3 दूनी 6x माइनस का 2y बराबर 80। यहाँ पर आ जाएगा
4x माइनस का 2y बराबर 50। क्लियर। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटा लेंगे। तो चलिए घटाने का काम करते हैं। माइनस प्लस और माइनस, तो 6x में से 4x चले गए तो क्या बचा, 2x। 80 में से 50 चले गए तो 30 आ गया। क्लियर। ऊपर खींच लेते हैं इसको। x बराबर 30/2, 2 से काटेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो x बराबर 15। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब फर्स्ट है क्या, यहां तो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वो है 3x माइनस का y बराबर 40। ये फर्स्ट समीकरण है, ऊपर लिखा हुआ है, इसमें हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर रख रहे हैं, तो 3 गुणे 15 माइनस का y बराबर 40, माइनस का y बराबर 40 माइनस 15 तिया 45, माइनस का y बराबर माइनस का 5 और y बराबर 5। यानी सही उत्तरों की संख्या 15 है तथा गलत उत्तरों की संख्या 5 है। अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि उसने सही और गलत पूछा ही नहीं है, उसने पूछा कि कुल कितने प्रश्न हैं। तो लिखेंगे अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। तो x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 5, तो 15 और 5 20 हो जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या 20 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इस पार्ट को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। बस यहीं पर सारी कहानी इसकी छिपी हुई है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बनाकर दिखाते हैं कि ये एक राजमार्ग है जिसका नाम है ए और बी। एक कार यहां पर है और एक कार यहां पर है। ठीक है, ये दो कारें हैं जो ए और बी पर रुकी हुई हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं, मान लिया कि इस कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इस कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और ये एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं। तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, यानी 5 घंटे के बाद मिलती हैं। यानी इनको पकड़ने में कुल कितना समय लग जाएगा, 5 घंटे लग जाएंगे। क्लियर। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी जब, अब दूसरी कंडीशन क्या हुई, तो फर्स्ट शर्त हो गई, तब कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं।
और दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब सेकंड शर्त नीचे को तरफ बनाएंगे, नीचे की तरफ बना देते हैं सेकंड शर्त में कह रहा है यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी ये तो इधर जाए लेकिन ये वाली कार इधर आए। ऐसा करने पर 1 घंटे पश्चात मिलती है, यानी 1 घंटे में मिल जाती हैं, 1 घंटा। इन दोनों कार को कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। समझ गए। अब यहां पर ये देखिए कि जब, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कार ए कार बी को पकड़ना चाहती है और पकड़ भी लेती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कार ए जो है वो तेज चल रही है, कार ए जो है वो तेज चल रही है, ठीक है, तभी तो पकड़ पाएगी, वरना पकड़ ही नहीं पाएगी। पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब कार ए जो है वो कार बी को पकड़ना चाहती है तो तभी पकड़ पाएगी जब कार ए बी से तेज चलेगी, वरना पकड़ ही नहीं पाएगी, वरना तो ये तो आगे आगे और आगे भागेगी, ये पहले से आगे है, ये और आगे भागेगी, ठीक है। तो कौन पकड़ेगा, ए पकड़ेगा, ठीक है, तो ए तेज होगा। तो यहां पर मान लेंगे, पहले तो जो जो चित्र बनाया उसको हम यहां मान लेते हैं, माना पहली कार, ब्रैकेट में ए लिख देते हैं, बिंदु ए पर जो खड़ी है, माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार प्रथम शर्त पर। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त देखिए क्या कह रहा है कि चाल क्या होगी, तो प्रभावी चाल। अब ध्यान से देखिए, ये y जो है वो इधर भाग रहा है, यानी जो कार b है ये y की स्पीड से इधर जा रहा है, और ये जो x है ये इधर जा रहा है। मान लीजिए हम संख्या के रूप में समझाएं, ये अगर 15 की स्पीड से जा रही है ये वाली कार, और ये वाली कार जो दूसरे पीछे से आ रही है वो 20 की स्पीड से आ रही है, ठीक है। तो जानते हो इनकी प्रभावी चाल क्या होगी, पीछे वाले की प्रभावी चाल सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रही हैं। समझ गए। तो प्रभावी चाल क्या हो गई, बहुत ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि पीछे वाली तेज चल रही है तो उसी में से घटाएंगे, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समझे। अब दूरी कितनी भरनी है भैया, उसको दूरी भरनी है, 100 किलोमीटर की दूरी भरनी है। दूरी बराबर 100 किलोमीटर। समय कितना लगा, समय लगा 5 घंटे, ठीक है। अब इसकी कंडीशन बना लेते हैं, और क्या कंडीशन है लिखेंगे, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो दूरी कितनी है 100, चाल कितनी है x माइनस वाई, समय कितना लगा 5, इस 5 से भाग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 100/5, यहाँ आ जाएगा 20,
बराबर एक्स माइनस वाई। तो लिख सकते हैं या एक्स माइनस वाई बराबर 20। समीकरण नंबर 1। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं और द्वितीय शर्त की बात करते हैं। अब वो द्वितीय शर्त में एक दूसरे की विपरीत जा रही है। अब फिर से यहां पर कहानी समझिए। अगर कोई कार इधर जा रही है और दूसरी कार इधर आ रही है, ये 15 की स्पीड से आ रही है, ये 20 की स्पीड से आ रही है, अगर विपरीत दिशाएं होती हैं तो दोनों की जुड़ जाएगी चालें, और प्रभावी चाल कितनी बनेगी जाके 35 बनेगी। देखिए जब दिशा समान हो तब चालें घटा देते हैं, और जब दिशा विपरीत हो तो चालें जोड़ देते हैं। ठीक है। अब चाल कितनी हो जाएगी, x और y, तो प्रभावी चाल x प्लस वाई। यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में प्रभावी चाल कितनी है, प्रभावी चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है, दूरी है 100 किलोमीटर। और समय कितना लगा, सब ऊपर प्रश्न में दिया गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं। समय लगा था 1 घंटा। फॉर्मूला लगा देंगे क्या, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी तो हमारी 100 है, चाल हमारी x प्लस वाई है, और समय लगा 1। तो या करके यहाँ पर दूसरा समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो यहाँ पर जोड़ेंगे x माइनस वाई बराबर 20। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम आपको बता भी देते हैं, यहाँ पर माइनस वाई है और यहाँ पर प्लस वाई है। जोड़ेंगे तो ये वाई वाई कट जाएंगे, x का मान आ जाएगा। और x प्लस वाई बराबर 100। दोनों को जोड़ रहे हैं तो माइनस का y प्लस का y कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बराबर 120। 2 से काटेंगे 120 तो कितना बचेगा यहाँ पर 60। तो x की वैल्यू आ गई 60। x का मान कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका मान सेकंड में रख देंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो यहाँ रखेंगे 60 प्लस वाई बराबर 100, y बराबर 100 माइनस 60। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बराबर 40। y का मान होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। अतः पहली कार जो बिंदु A पर है की चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दूसरी कार है B, जो B पर खड़ी है, की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। फटाफट से चल देते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। सबसे पहले तो हमें सब कुछ मान लेना। माना आयत की लंबाई x इकाई तथा आयत की चौड़ाई y इकाई, तो आयत का क्षेत्रफल x गुणे y अर्थात xy इकाई स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई x थी और 5 इकाई कम कर दी तो x माइनस 5 हो गई, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई y प्लस 3 कर दी गई। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले कितना था क्षेत्रफल, पहले था xy, अब कितना हुआ, 9 कम हो गया। लेकिन कब, जब क्षेत्रफल निकालोगे, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसलिए लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दी तो हमारे पास ये परिणाम निकल कर आ गया। समझ गए। अब इनकी गुणा कर लेनी है और समीकरण बना लेना है। तो देखिए x की पहले y से गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, xy प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 बराबर xy माइनस का 9। xy से xy कट गया तो यहाँ बचा 3x माइनस 5y माइनस का 9 प्लस का 15। अब देखिए 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त पर चलेंगे। द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में देखिए क्या कह रहा है, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं फटाफट से। लंबाई को भी बढ़ा दिया 3 इकाई, गुणे चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दो, बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्षेत्रफल बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, 67 बढ़ेगा। समझ रहे हो, ये गुणा कहाँ से आ जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर ना समझ में आए तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसे रख देते हैं। चलिए अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, पहले x की गुणा होगी तो xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। xy से xy कट गया
2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6। तो 2x प्लस 3y बराबर 61 हो गया। समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे। यहां पर 3 है, x का गुणांक 3 है प्लस का, और यहां पर x का गुणांक 2 है प्लस का। x छोड़ दीजिए, y पर आ जाइए। y का गुणांक यहां 5 है, यहां 3 है। तो भैया कुछ भी बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। x को हम बराबर करने वाले हैं समीकरण फर्स्ट की। अगर हम 3 तो लिखा हुआ है 2 से गुणा कर दें। फर्स्ट में 3 लिखा हुआ है x का गुणांक, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 से गुणा करा दिया। और दोनों के चिन्ह समान है इसलिए घटा दिया सेकंड को। लेकिन कैसे, 3 से गुणा करके। 2 लिखा हुआ, 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, 3 2 6। समझ गए। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं इनको। तो क्या बन जाएगा, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। 2 से गुणा करके 2 3 6x माइनस 2 पंचे 10y बराबर 12। 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9y बराबर 3 कम 3 तिछाग 18, 183 बन गया। चलिए इसको हम लोग ऊपर खींच लेते हैं, जगह बना लेते हैं। दोनों समीकरण को क्या करना है, घटाना है। तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस और माइनस। 6x से 6x कट गया, माइनस का 19y बराबर माइनस का 171। तो y बराबर माइनस का 171 माइनस का 19। माइनस से माइनस कट गया और 19 नेमा 171 होता है। तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो भैया देखिए क्या है, 2x प्लस 3y, y का मान 9 बराबर 61। 2x प्लस 3 नेम 27 बराबर 61। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस, सॉरी प्लस क्या यहाँ पर आ जाएगा, बराबर 61 माइनस 27। क्लियर। तो 2x बराबर, इससे हासिल 11, 11 में से 7 गए 4, यहाँ हुआ 5, 5 में से 2 गए 3, 34 बचा। आगे बढ़ जाते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 17 34 होता है, यानी 17 दूनी 34 होता। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। तो ये x और y के मान हमने निकाल लिए हैं। जरा प्रश्न में चलते हैं एक बार और देखते हैं कि मांग क्या रहा है हम लोगों से। आयत की विमाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो विमाएं ज्ञात करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, विमाएं तो ज्ञात कर लें। अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और चौड़ाई बराबर 9 इकाई, क्योंकि इसको हम लोगों ने x माना था और इसको y माना था। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी आज आपको पढ़ाया गया है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मेरा बताया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
और अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।